नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मयंक गौतम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल पे। पिछले वीडियो में हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकारों को पढ़ा था। आज के वीडियो में हम रूपांतर के आधार पर शब्दों के प्रकारों को पढ़ेंगे और या फिर इसी को हम प्रयोग के आधार पर भी शब्द के प्रकारों को जानते हैं। दोनों में समझ लेते हैं, थोड़ा सा अंतर है वो समझिएगा। रूपांतर का अर्थ होता है रूप बदलना और प्रयोग के आधार पर ये जो शब्द के प्रकार हैं, प्रयोग का अर्थ है वाक्य में प्रयोग करने के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। वाक्य में प्रयोग करने का मतलब कि वाक्य में हम कितने प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, उसी के आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है। और इन दोनों को एक साथ में लिखने का मेरा जो मुख्य मकसद है वो ये है, क्योंकि जो वर्गीकरण है जिस भी प्रकार से हम वर्गीकरण करेंगे तो उसी प्रकार से वर्गीकरण इन दोनों में सम्मिलित होता है, इसलिए इन दोनों को एक ही स्थान पर रखा जाता है, चाहे आप कह लो रूपांतर के आधार पर, चाहे आप कह लो वाक्य में प्रयोग के आधार पर। ठीक है, वैसे ये दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन दोनों का जो वर्गीकरण है एक ही तरीके से किया गया है, इसीलिए इन दोनों को मैं एक साथ में पढ़ाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं रूपांतर के आधार पर शब्द के प्रकारों को लेकर। देखिए, रूपांतर की बात करी जाए तो रूपांतर के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं विकारी और दूसरे होते हैं अविकारी। क्या होते हैं? अविकारी। ठीक, चलिए, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैं इसको थोड़ा अच्छी तरीके से समझाऊंगा। समय की कोई पाबंदी नहीं है, आप आराम से इसको समझिए। ऐसा ना हो कि आप एकदम से यहाँ से चले जाओ, पहले समझ लीजिए, मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, आप ये देखिए क्या इन दोनों शब्दों में आपको एक शब्द दिखाई दे रहा है? एक दोनों में समान क्या है? विकार। क्या है समान? विकार। अगर मैं विकार की बात करूं तो विकार का अर्थ होता क्या है? विकार का अर्थ होता है दोष या कमी। क्या होता है? कमी। जैसे कहते हैं ना कि इस चीज में ये बहुत बड़ा विकार आ गया, या बहुत बड़ा दोष है, या बहुत बड़ी कमी है, तो कमी कह लो, दोष कह लो या विकार कह लो, बात एक ही है। तो सीधी सी बात है, विकारी का मतलब वे शब्द जो क्या हो? दोषी हो, या जिनमें किसी भी प्रकार का कोई विकार हो, और अविकारी अर्थात जिनमें कोई दोष ना हो या कोई कमी ना हो। तो इसको ऐसे ही समझिएगा आप कि वे शब्द जिनमें किसी भी प्रकार का या कोई भी विकार हो वो विकारी हैं, जिनमें कोई विकार ना हो वो अविकारी हैं। लेकिन आप ये बताइए, आपने उससे कहा किसी से कि भाई तू दोषी है, तू विकारी है, या कहा जाए कि तुझमें कोई कमी है, तो कमी भी तो बताओगे, दोष भी तो बताओगे कि भाई दोष है तो किस बात का दोष है। तो वो समझिए यहाँ पर इनमें किस बात का दोष है। देखिए, इनमें जो दोष है वो है इसका रूपांतर का। रूपांतरण, रूपांतरण का अर्थ होता है रूप बदल लेना। ठीक है, तो जो शब्द अपना रूप बदल लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? विकारी कहलाते हैं। तो इनमें दोष किस बात का है? कि अपना रूप बदल लेते हैं। और अविकारी वे शब्द जो अपना रूप परिवर्तन नहीं करते हैं। तो इनमें क्या खासियत है कि ये अपना रूप नहीं बदलते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं? अविकारी कहलाते हैं। और इन्हीं अविकारी शब्दों को अव्यय कहते हैं। तो अव्यय भी मैं बताऊंगा अव्यय क्या होता है, पहले हम विकारी शब्दों को लेकर चलते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखिए, विकारी शब्द क्या होते हैं, ये हमने अभी परिभाषा देखी। तो सीधी सी बात है, वे शब्द जो अपना रूप परिवर्तन कर लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? विकारी कहलाते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि परिवर्तन भी हमें कुछ परिस्थितियों में देखना होता है। तो वो समझिए विकारी शब्द क्या होते हैं। वे शब्द जो लिंग, वचन, काल आदि के कारण अपना रूप परिवर्तन कर लेते हैं। किसके आगे? लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण अपना रूप परिवर्तन कर लेते हैं, क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। ऐसे समझिए, जैसे मैंने एक लड़का शब्द लिख दिया। क्या लिखा? लड़का शब्द लिख दिया। अब अगर मैं इसके ऊपर प्रभाव डालूं, लिंग का प्रभाव पड़ेगा, इसका लिंग का प्रभाव पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा? लड़की बन जाएगा। अगर मैं इसमें वचन का प्रभाव डालूं तो क्या बन जाएगा? लड़के बन जाएगा। यदि इस पर मैं कारक का प्रभाव डालूं तो ये क्या बन जाएगा? लड़कों ने। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो शब्द है इन लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण अपना रूप परिवर्तन कर रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। तो अब यहाँ देखते हैं कि विकारी शब्द होते कौन कौन से हैं। विकारी शब्दों की यदि बात करी जाए तो विकारी शब्द 4 होते हैं। इन चारों को मैं बताऊंगा, लेकिन इस चार्ट के माध्यम से आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, इसलिए मैं ये चार्ट भी संग की संग बना दे रहा हूं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखिए, विकारी शब्द मैं यहां भी लिख देता हूं,
विकारी कौन कौन से होते हैं? संज्ञा होते हैं, सर्वनाम होते हैं, क्रिया होती है और विशेषण होते हैं। ये सभी शब्द क्या होते हैं? विकारी होते हैं। अब इनमें विकार क्या क्या होते हैं वो समझिएगा। देखिए ये तो है विकारी शब्द और इधर हम लिखेंगे विकार। ये है विकार और ये है विकारी शब्द। ठीक, विकार जैसे सबसे पहला विकार है आपका लिंग का, दूसरा है वचन का, तीसरा है कारक, चौथा है काल, पांचवा है वाच्य और एक अगर चाहो तो हम यहाँ पर पुरुष का भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं विकारी शब्दों को। मार्कर में दूसरा ले लेता हूँ, ब्लैक कलर कहाँ गया, ये रहा। हाँ जी, देखिए सबसे पहला जो हमारा विकारी शब्द है वो संज्ञा होती है, आपको बताई है। तो संज्ञा में से भी हम एक उदाहरण ले लेते हैं। लड़के का लिया था आपने, तो लड़के का फिर से ले लो। तो हमने लड़का उदाहरण लिया। अब लड़का शब्द पर जब लिंग का प्रभाव पड़ता है तो ये क्या बन जाता है? लड़की बन जाता है। वचन का प्रभाव पड़ते ही ये क्या बन जाता है? लड़के बन जाता है। और कारक का प्रभाव पड़ते ही ये लड़के ने या लड़कों ने में परिवर्तित हो जाएगा। लड़कों ने, लड़कों से, लड़कों के लिए, तो एक कारक का प्रभाव होता है। काल का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता, वाच्य का कोई प्रभाव नहीं होता, पुरुष का भी इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार के शब्द लेते हैं, वो होते हैं सर्वनाम। सर्वनाम शब्दों में हम एक उठा लेते हैं वह को। ठीक है, वह के ऊपर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, क्रिया के द्वारा इसका लिंग निर्धारण होता है। वह पढ़ रही है, वह पढ़ रहा है। ठीक है, वचन की बात करी जाए तो वह पर जब वचन का प्रभाव पड़ता है तो वो वे बन जाता है। कारक का प्रभाव पड़ता है तो उसने, उसको, उससे, ये अपना रूप परिवर्तन कर लेता है। इसके ऊपर काल का कोई प्रभाव नहीं, वाच्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पुरुष का प्रभाव नहीं पड़ता। ये खुद में ही पुरुष होते हैं, इसलिए इन पर इनका ये प्रभाव नहीं पड़ता, याद रखिएगा। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं, एक विशेषण उठा लेते हैं। हमने विशेषण उठाया अच्छा। क्या उठाया? अच्छा। अब अच्छा के ऊपर लिंग का प्रभाव पड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा? अच्छी बन जाएगा। वचन का प्रभाव पड़ेगा तो ये अच्छे बन जाएगा। कारक का इस पर कोई प्रभाव नहीं, काल का भी नहीं, वाच्य का भी नहीं और पुरुष का भी नहीं। ठीक है, अब हम चौथे नंबर पर चलते हैं। चौथे नंबर पर आती है आपकी क्रिया। क्रिया एक ले लेते हैं, मैं वाक्य के अनुसार लूंगा, पढ़ता है सहायक क्रिया के साथ में, तभी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैंने एक क्रिया ले ली, पढ़ता है। अब पढ़ता है के ऊपर लिंग का प्रभाव पड़ते ही क्या हो जाएगा? पढ़ती है। वचन का प्रभाव पड़ते ही ये क्या हो जाएगा? पढ़ते हैं। ठीक है, कारक का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं, काल का प्रभाव पड़ेगा। काल का प्रभाव कैसे पड़ेगा? अभी वो वर्तमान काल की क्रिया है, अभी हम इसको भूतकाल में भी बना सकते हैं, इसको और भी बदल सकते हैं, जैसे पढ़ रहा है। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है? काल की वजह से हो रहा है, इसीलिए ये काल इसका विकार है। वाच्य की बात करी जाए तो वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कर्तरी, कर्म और भाववाच्य। तो अगर मैं बात करूं पढ़ता है तो पढ़ी जाती है, नहीं पढ़ा जाता, पढ़ा जाता है, ये सभी क्या है? इसके वाच्य की वजह से क्रिया में बदलाव आता है, इसलिए वाच्य भी इसका क्या है? विकार है। पुरुष की वजह से, अब समझिए, पुरुष मैंने बताया था सर्वनाम भी पुरुष होते हैं, जब इनको डिटेल में पढ़ाऊंगा तब अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सर्वनाम जैसे मैं के साथ आप इस पढ़ता क्रिया को लगाएंगे तो क्या लगेगा? मैं पढ़ता हूं। ठीक है, तुम के साथ लगाओगे तो पढ़ते हो और वह के साथ लगाओगे तो पढ़ता है। तो ये परिवर्तन किसकी वजह से हो रहा है? मैं, तुम और वह की वजह से हो रहा है। तो पुरुष की वजह से भी क्रिया परिवर्तित होती है, इसीलिए ये क्रिया का विकार है। अब समझिए इस चार्ट को कराने का मेरा मुख्य मकसद क्या है। आपसे वो अगर पूछ बैठे कभी पेपर में, क्या आप ये बताइए कि काल किसका विकार है, तो काल केवल किसका? क्रिया का विकार है। अर्थात काल केवल क्रिया पर ही परिवर्तन डाल सकता है, क्रिया के ही हम परिवर्तन रूप में कर सकते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि संज्ञा का विकार कौन सा नहीं है, तो आप बता सकते हो लिंग, वचन, कारक, काल। तो कौन सा नहीं है? काल नहीं है। अब समझिए ऐसा है क्यों, चलिए देख लेते हैं। आपके पास में शब्द था लड़का, क्या आप इसका समय बता सकते हो? काल बता सकते हो? नहीं बता सकते। तो जब बता ही नहीं सकते तो बदलोगे किसमें? तो जिसका हम कोई चीज बता ही नहीं सकते तो उसको बदल भी नहीं सकते। तो ये चार्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए चलते हैं अविकारी शब्दों की तरफ। ठीक है, जाड़े हैं, जाड़े में बिगड़ता नहीं है अच्छी तरीके से।
चलिए देखिए, अविकारी क्या होता है उसे समझना है अब हमको। हमारा जो दूसरा टॉपिक है, वो दूसरा इसका भाग है, वो है अविकारी। अविकारी का मतलब वे शब्द जो अपना रूप परिवर्तन नहीं करते हैं किसी भी आधार पर, वो क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। इनको अव्यय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अव्यय। अव्यय शब्द को देखें तो व्यय और अ उपसर्ग से मिलकर बना है। व्यय का अर्थ होता है खर्च। क्या होता है? खर्च। और अ का मतलब होता है नहीं, अर्थात वे शब्द जो खर्च ही ना हो वो क्या कहलाते हैं? अविकारी कहलाते हैं। अब कहोगे कि तो इसका मतलब विकारी खर्च हो जाते हैं? हाँ जी, खर्च हो जाते हैं। देखिए कैसे, अभी आपके पास लड़का शब्द था, आपने लड़का शब्द से लड़के बनाया। क्या बनाया? लड़का शब्द से लड़के बनाया। तो यहां शब्द का अर्थ था लड़का और यहां बहुत सारे लड़के, तो क्या ये अर्थ बदल नहीं गया इसका? तो बात समझ में आई? तो ये खर्च होके बना है। लेकिन वे शब्द जो कभी खर्च ही ना हो, अर्थात जो अपना रूप बदले ही नहीं, वो क्या कहलाते हैं? अविकारी कहलाते हैं। और परिवर्तन भी किसके आधार पर? किसी भी आधार पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं। समझ तो गई आप अविकारी क्या होता है? वे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण अपना रूप परिवर्तन नहीं करते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब देखते हैं ये कौन कौन से होते हैं। देखिए, ये भी 4 प्रकार के होते हैं। इन्हीं के साथ साथ मैं इनका उदाहरण भी दूंगा। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। देखिए, इनके नाम के आगे अव्यय लिखा जाता है। दूसरा है संबंध बोधक अव्यय। तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय। और चौथे नंबर पर आता है आपका विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, चलिए अब जैसा कि मैंने बताया था कि वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता वो क्या कहलाते हैं? अविकारी कहलाते हैं। चलो मैंने एक शब्द ले लिया आज। अब आप इस आज शब्द का किसी भी वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए, अपना रूप नहीं बदलेगा। रमेश आज आया या लड़का आज आया, लड़की आज आई, लड़के आज आए, आप कुछ भी कर लो, लड़कियां आज आई, आज शब्द अपना रूप परिवर्तन नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरीके से तेज। ठीक है, इसी तरीके से मैं अगर कहूँ क्या नाम है उसका, बहुत, ये शब्द क्या है? आदि लगा लीजिएगा क्योंकि क्रिया विशेषण तो बहुत सारे हैं। ठीक है, ये शब्द क्या है? क्रिया विशेषण होते हैं। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए, और इनका हम लिंग, वचन, काल परिवर्तन नहीं कर सकते, इसीलिए अविकारी या अव्यय कहलाते हैं। अब संबंध बोधक की बात करी जाए। संबंध बोधक क्या होते हैं? जो संज्ञा के साथ जुड़कर उसका संबंध वाक्य के किसी अन्य शब्द से बताएं, वो संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। और अब इनको अव्यय क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम इनका भी लिंग, वचन परिवर्तन नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं, जैसे हेतु, साथ, आगे, ये क्या है? सभी संबंध बोधक अव्यय है। कैसे प्रयोग होता है? जैसे अग्नि, वो क्या बोलते हैं उसे, यज्ञ हेतु अग्नि जलाइए, या कहा जाए मैं रमेश के साथ पढ़ने जाता हूं, राधा सीमा के आगे खड़ी है, तो इन्हीं को हम क्या कहेंगे? संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक, समुच्चय का अर्थ होता है जोड़ना, अर्थात वे अव्यय जो एक शब्द को दूसरे शब्द से या एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने का काम करते हैं, वो समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे और, या, किंतु, ठीक है, परंतु, अतः आदि। ये क्या है? इनका काम होता है एक शब्द को दूसरे शब्द से या एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने का काम होता है, वो क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक का मतलब है कि वे अव्यय जो हमारे मनोभावों को सूचित करते हैं। जैसे हम प्रयोग कर देते हैं ना, अरे वाह, ओह, ये क्या है? आपके विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब मैं आपसे ये सीधे सीधे कहता हूं कि हम इनका लिंग, वचन, काल के आधार पर परिवर्तन क्यों नहीं कर पाते, समझिएगा। चलो, मैंने एक वाक्य लिखा, राधा तेज दौड़ी।
दौड़ी आप बता पा रहे हो स्त्रीलिंग है, राधा बता पा रहे हो स्त्रीलिंग है, क्या आप इसका लिंग वचन काल कुछ बता पा रहे हो? काल वाच्य कुछ भी बता पा रहे हो? लिंग बता दो मुझे, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, वचन बता दो, एक वचन है या बहुवचन, नहीं ना, नहीं बता सकते ना। और जब बता ही नहीं सकते तो बदलोगे किसमें भाई? भाई हमें पता है कि चित्त है तो पट्ट होगा, अगर हमें पता है कि लड़का है तो लड़की हो जाएगा, हमें पता है कि स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग कर देंगे, पुल्लिंग होगा तो स्त्रीलिंग कर देंगे। लेकिन अगर यही नहीं पता कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है तो बदलोगे काय में? हमको पता है कोई चीज एक है तो उसको हम दो कर सकते हैं, एक वचन से बहुवचन कर सकते हैं, बहुवचन से एक वचन कर सकते हैं, लेकिन जब इसका वचन ही नहीं पता तो बदलोगे किसमें? ठीक है, तो बात समझ में आई। अविकारी शब्द क्या होते हैं कि जिनका हम लिंग वचन काल पुरुष आदि बता भी ना पाए, बदलने की तो बाद की बात है। तो बात समझ में आई, विकारी और अविकारियों में अच्छी तरीके से आप समझ गए। अब एक चीज और इसमें समझ लीजिए, जो बच्चे सबसे ज्यादा धोखा खाते हैं, कैसे खाते हैं वो समझिएगा। मैं इसको बिगाड़ दे रहा हूं, समझाऊंगा मैं आपको। मैंने जैसे एक शब्द ले लिया तेज, क्या ले लिया? तेज। इसको उदाहरण को देने से पहले मैं एक विशेषण ले लेता हूं, अच्छा। ठीक है, अच्छा शब्द पर आप देखोगे तो ये विकारी शब्द है, और तेज आता है आपका एक अविकारी शब्दों से, तो एक अविकारी शब्द है। जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो समझिए। अच्छा पर हमने लिंग का प्रभाव डाला तो क्या बना था? अच्छी। और वचन का प्रभाव पड़ा था तो क्या बना था? अच्छे। अब इनका तो कोई रूप परिवर्तन होता नहीं है, बात समझिएगा। अब इधर आइए दोबारा से देखते हैं। अच्छा अगर देखा जाए तो ये क्या है? विशेषण है। और अच्छी क्या है? विशेषण है। अच्छे क्या है? ये भी विशेषण है। तो यहां पर देखिए, हमने केवल शब्द के रूप में परिवर्तन किया है, उस शब्द के प्रकार में परिवर्तन नहीं किया। हमने रूप बदला है, उसका प्रकार नहीं बदल दिया शब्द का। बात समझ में आई? रूप बदला है, यानी कि विशेषण है, यहां भी विशेषण ही रहेगा। जैसे लड़का का लड़की हो जाने पर ये भी संज्ञा ये भी संज्ञा, हम इसका प्रकार नहीं बदल रहे, हम क्या कर रहे हैं? रूप बदल रहे हैं। तो समझिएगा, रूप के आधार पर है ये, प्रकार के आधार पर नहीं है। अब समझिए प्रकार कैसे। जैसे तेज शब्द की बात करी जाए तो बच्चे पूछते हैं मास्टर साहब तेजी, तो इसका मतलब तेजी तो स्त्रीलिंग होता है, तेजी की। तो असल में हमने जब तेज से तेजी बनाया है तो इसका हमने रूप नहीं बदला, इसका प्रकार बदल दिया। क्या बदल दिया? प्रकार बदल दिया। ये क्रिया विशेषण है और ये संज्ञा है भाववाचक। बात समझ में आ रही है मेरा कहने का मतलब? हम इसको अच्छा को अगर अच्छा ही बना दें तो ये भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। ये क्या है? विशेषण। अगर हम रूप बदल रहे हैं वो इसके अंतर्गत आएगा। जो अपना रूप बदल लेते हैं, प्रकार बदल देते हैं, नहीं। प्रकार बदलने का मतलब है क्रिया को संज्ञा बना लेना, संज्ञा को क्रिया बना देना, क्रिया विशेषण को समुच्चयबोधक बना देना, वो है प्रकार बदलना। तो संभवतः आपको यहां तक अच्छी तरीके से बात समझ में आई होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं हम प्रयोग के आधार पर। देखिए, यदि मैं प्रयोग के आधार पर बात करूं तो वाक्य प्रयोग के आधार पर जो आपके शब्द हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। अब 8 प्रकार कौन कौन से हैं वो समझिए। 4 तो आपके ये लिख रहे हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। और 4 आप पढ़ के आए थे विकारियों में। तो देखिए, अविकारी प्लस विकारी शब्दों को मिलाने से संज्ञा और सर्वनाम को अगर हम मिला लें, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 प्रकार के जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द के प्रकार। तो यानी कि अविकारी और विकारी प्रकार के शब्दों को मिला लिया जाए तो वो प्रयोग के आधार पर हमारा वर्गीकरण हो जाता है। वाक्य में हम केवल इन्हीं 8 प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, 9वें प्रकार का कोई शब्द नहीं होता। अगर होता है तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मेरे अगले जन्म तक बता देना, ठीक है? अगले जन्म तक का आपसे मैं समय दे रहा हूं, अगले जन्म तक का, अगले जन्म का समय नहीं, अगले जन्म तक का। मैं अगला जन्म लूं तब तक आप मुझे बता देना 9वें प्रकार का कौन सा शब्द आपने वाक्य में प्रयोग कर लिया, ठीक है? चलिए, तो या तो क्या होंगे शब्द? विकारी होंगे या अविकारी होंगे, या कहा जाए इनमें से बात करी जाए संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या विस्मयादि बोधक। इनके अलावा किसी भी प्रकार के शब्द का वाक्य में प्रयोग नहीं होता, क्योंकि ये क्या है? ये शब्द के प्रकार हैं, मुख्य प्रकार हैं। एक वाक्य बना के देख लेते हैं अभी की अभी, चलिए देख लेते हैं, ठीक है? मैं वाक्य बनाऊंगा, उसको थोड़ा सा समय लगेगा। देखिए, आप इसको लिख लेते हैं अभी, तभी अच्छी तरीके समझ में आएगा। विशेषण नंबर के आधार पर मैं बताऊंगा, इसलिए इतना बिगाड़ दे रहा हूं, ठीक है? चलिए देख लेते हैं।
अरे देखिए, वाक्य नियमों के आधार पर मत जाना। नियम का मतलब कि वाक्य अशुद्ध व शुद्ध मत बोलना। मैं ये वाक्य बना रहा हूं इन सब का प्रयोग करते हुए, ठीक है। तुम और राजू आधी रात में प्रतिदिन मोहित के साथ कहाँ जाते हो। चलिए देख लेते हैं, अगर कोई चीज रह गई होगी तो हम दोबारा प्रयोग कर लेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अरे। अब अरे क्या है? आपका विस्मयादि बोधक, तो लिख लीजिए 4 नंबर, ठीक है। मैं इसको काले से लिखूंगा तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए चौथे नंबर पर आपका क्या है? विस्मयादि बोधक, तो 1 इसका प्रयोग हो गया। मैं ऊपर लिखूं 4, ठीक है। तुम क्या होता है? सर्वनाम होता है, तो ये 6 नंबर। और की बात करी जाए तो ये समुच्चय बोधक है, तो ये और हो जाएगा आपका 7 नंबर। इसके बाद राजू बात करी जाए तो संज्ञा है, तो 5 नंबर। आधी की बात करी जाए तो रात की ये विशेषता है, और आधी क्या हो गया? विशेषण, अर्थात 8 नंबर। रात फिर से संज्ञा आ गई, तो ये 5 नंबर। मैं की बात करी जाए तो संज्ञा के साथ जुड़कर वाक्य से किसी दूसरे शब्द का संबंध बताने वाले, तो मैं को रखा जाएगा आपके संबंध बोधक में, तो ये हो गया 2 नंबर। प्रतिदिन की बात करी जाए तो प्रतिदिन क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण, तो ये हो गया आपका 1 नंबर। मोहित की बात करी जाए तो फिर से संज्ञा आ गई, 5 नंबर। के साथ की बात करी जाए तो ये संबंध बोधक हो गया, 2 नंबर हो गया, हाँ जी। इसके बाद कहाँ की बात करी जाए तो ये क्रिया की विशेषता है, तो इसको हम पहले नंबर पर रखेंगे क्रिया विशेषण के अंतर्गत। जाते हो क्रिया है आपकी, तो ये हो गई आपकी 7वें नंबर की। अब आप मुझे ये बताइए, क्या कोई चीज रह गई? अगर रह गई है तो उसको हम दे सकते हैं, और इसके अलावा कोई भी नई चीज हम इस वाक्य में नहीं दे सकते। तो मेरे हिसाब से आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक मेरे वीडियो को पहुंचाइए, और बताइए कि हमारे गुरुजी हैं एक, जो प्रमाणित हिंदी या व्याकरण पढ़ाते हैं। बहुत सी जगह वो यूट्यूब पर पढ़ते होंगे, बहुत सी जगह पर कई चीज़ें गलत पढ़ाई जाती हैं, कई चीज़ें अच्छी तरीके से नहीं पढ़ाई जाती। आपको यहाँ दोनों ही चीज़ें मिलेंगी। प्रमाणित व्याकरण में पढ़ा रहा हूँ। अगर कोई भी गलती होती है मेरे से तो वो ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि गलतियां मैं नहीं, मैंने जो पढ़ा है वो प्रमाणित किताबों से पढ़ा है, प्रमाणित लोगों से पढ़ा है। इसलिए मेरे अंदर गलती ढूंढने का मतलब है कि उनके अंदर गलती ढूंढना। अगर फिर भी अगर किसी को मेरे किसी भी वीडियो में कोई समस्या आती है तो आप मुझे प्रश्न के माध्यम से कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और जल्दी ही मैं आपको उसके उत्तर के जवाब जरूर दूंगा, तथ्य के साथ में। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।